अस्सलाम वालेकुम जी। कॉरेस्पॉन्डेंट की एक खुसूसी एक्सक्लूसिव नशिस्त पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आदिल राजा साहब लंदन से इस वक्त मौजूद हैं, जो कि खबरों की जीनत बल्कि डिस्कशंस की जीनत बने हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से। इनका एक एक बहुत लंबा सफ़र है, मुहिब्बे वतन से अब एंटी नेशनल कहला रहे हैं, कई हल्के इनको कहते हैं। इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। आदिल साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ इब्तिदा में ये कहना चाहूँगा कि जिन हलकों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो मुझे एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो अगर मैं एंटी नेशनल हूँ, तो इसका मतलब है कि मतलब फिर पाकिस्तान की मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को अगर आप एंटी नेशनल कहें, तो ये वो लोग हैं जिनको जिनको सुनी-सुनाई बात के ऊपर जो है ना यकीन करने की आदत है, जो सिर्फ़ इतनी तकलीफ़ नहीं कर सकते कि गूगल उठा के देखें कि मैं इतने सालों से क्या काम कर रहा हूँ। अपनी राय बनाने से पहले जो है वो कम से कम थोड़ी-सी रिसर्च बेसिक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और मेरे व्लॉग में मैंने पहला जो अपना व्लॉग किया है, वो मैंने किया ही इस बात के ऊपर है, अपना तारुफ तफ़सील में कराया है कि मैं कौन हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो आपको बड़े अच्छे अच्छा तरीके आदिल से भाई, पता चल आदिल भाई एक हार्ड हिटिंग क्वेश्चन से अपना क्वेश्चनर स्टार्ट करूंगा। वो ये कि आप पे इल्जाम ये लग रहा है कि आपका कोर्ट मार्शल हुआ था, और आपने अर्ली रेजिग्नेशन नहीं, आपने अर्ली रिटायरमेंट नहीं मांगी थी। तो आपकी जाएगा। क्या इस पे राय है? आप क्या कहते हैं, क्या वाकई आपका ये कोर्ट वही मार्शल हुआ लोग था? हैं जो इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनका जो झूठ के ऊपर यकीन करते हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। मेरा भाई, मैंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली थी 5वीं एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब रिज़ाइन मैंने दिया था बज़ाते खुद। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 5वां मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ था मुसलसल देने के बाद, 6-6 महीने के वक़्फ़े के बाद। क्या वजह और मैं थी? फुल अर्न्ड बेनिफिट्स के साथ अपने पूरी इज्जत और एहतराम के साथ बीइंग अ वॉर वुंडेड ऑफिसर, जंगी जख्मी ऑफिसर की हैसियत में फुल पेंशन और फुल बेनिफिट्स के साथ और फुल ऑनर के साथ मैं ना सिर्फ रिटायर हुआ, बल्कि उसके बाद दोबारा मैंने पाक फौज के साथ मैंने काम किया, आईएसपीआर के साथ और आईएसआई के साथ मैंने 5th जनरेशन वॉरफेयर में काम किया और डीएचए के साथ मैंने कारोबारी हैसियत के अंदर काम किया। तो अगर मेरा कोर्ट मार्शल हुआ होता, तो मैं ये कोई भी काम ना कर पाता। अच्छा आदिल भाई, बाहर जाने की बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? मतलब आप अपनी जंग, बयानिए की जंग यहाँ भी तो रह के लड़ सकते थे। ईमान मजारी इज ए वेरी गुड एग्जांपल हम सबके सामने। उन्होंने भी अदालतों से रुजू किया, आप भी कर सकते थे। देखें, ईमान मज़ारी ने एक दफ़ा बात कर दी और उसके बाद जो है वो खुद वकील हैं और उनकी वालदा जो है वो वफ़ाकी वज़ीर हैं। और उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी माँगी जाके कोर्ट में, तो उनके ऊपर से जो है वो एफआईआर ख़त्म हुई। कहा जाता है कि पहले कहा जाता था, मुझे यकीन नहीं आता था कि पाकिस्तान में सच बोलना हो तो आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब मुझे इस बात का यकीन आ गया है, क्योंकि मैं तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो मैं उसका इज़हार कर रहा था, अपनी आज़ादी राय का जो मैं इज़हार कर रहा था, जो कि मुझे पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाज़त देता है, लेकिन उसकी वजह से मैं पाकिस्तान में ज़ेर-ए-अताब आया। मेरे घर के ऊपर छापे खुफ़िया इदारों ने मारने शुरू कर दिए, बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी के इल्ज़ाम के। मेरा कसूर सिर्फ़ ये ठहरा, मुझे जीएचक्यू में बुला के मेरी हाज़िरियाँ शुरू करवा दी गई, क्योंकि बड़े साहब को मेरी ट्वीट्स पसंद नहीं आ रही थी। ट्वीट्स मेरी डिलीट करवानी शुरू कर दी गई। मुझे जो है वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगला मुझे बता दिया गया था, मुझे समझ आ रही थी कि ये अभी मेरे ऊपर जो है, ये कुछ ना कुछ एविडेंस प्लांट इनके पास कुछ है तो सही नहीं, प्लांट करेंगे मेरे फ़ोन के अंदर। और उसके बाद जो है मुझे कोई ना कोई मुकदमा करके मुझे जो है पाबंद सलासल कर देंगे, ताकि मेरी आवाज़ को दबा दिया जाए। बाहर आके कम से कम मैं जो हकायक है उनसे पर्दा उठाने के काबिल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और ह्यूमन राइट्स एक चीज कहलाती है। अब शायद वहां पे पाकिस्तान में लोगों को ना पता हो, इंसानी हकूक वो यहाँ पे है। तो उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, और हक और सच को जो पजीराई मिलती है वही मुझे मिल रही है जी। अच्छा, आपके ऊपर सवाल भी उठे कि आप एक वक़्त में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को ठीक भी कहा करते थे, मिसिंग पर्सन्स वाले मामले को, पर भी आपकी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उठाकर उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं, मिसिंग पर्सन्स का मामला क्या जेन्युइन मामला है? देखिए, मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर का वॉरियर था पाकिस्तान का। और मैंने पाकिस्तान की जो हाइब्रिड 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसमें एक मैं ऑफिशियल नैरेटिव के ऊपर चल रहा था।
और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है आईएसपीआर के लिए भी काम कर रहा था और आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था। लेकिन मैं जो भी बात कह रहा था वो एक ऑफिशियल नैरेटिव था और ऑफिशियल नैरेटिव वो रहा है। लेकिन मैंने बड़ी सोच समझ के बात की है, जो भी बात की है आज तक। और मैंने सरकारी हल्के ही होते हैं जिनसे आप अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आप वो बात करते हैं। और जाहिर बात है कि ये जो बयानिए की जंग है, ये हिंदुस्तान और हमारे दरमियान चल रही थी। तो जो हिंदुस्तान के इल्ज़ामात होते थे, मैं उन इल्ज़ामात के जवाब दे रहा था बीइंग अ फ्रंट लाइन सोल्जर। और सिर्फ मैं नहीं दे रहा था, मेरा पूरा मीडिया सेल दे रहा था। जितने वॉलंटियर्स हैं दे रहे थे, जो अब इस बात के से अब इनके साथ नहीं खड़े हुए। और क्योंकि जो इन्होंने अभी हरकत की है इस वजह से वो उनके साथ नहीं खड़े हुए और बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर नहीं खड़े हुए। हक और सच के साथ वो खड़े हुए हैं। तो मेरे पास कोई मैं इसके ऊपर मज़ीद कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल आपका सवाल जो है और कोई है तो बताएँ? अच्छा ठीक है, अगेन मैं थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन चाह रहा हूँ, मतलब आप इस चीज़ पे सॉरी फ़ील नहीं करते? क्या आपका जो प्रीवियस नैरेटिव था मैं जो कर रहा था ना जी, आई वाज़ डिफेंडिंग द नेशन। आई वाज़ डिफेंडिंग द हुँ, नैरेटिव ऑफ द नेशन। आई वाज़ डिफेंडिंग नैरेटिव जिसके ऊपर पूरी की पूरी कौम मुत्तफ़िक थी। और मैं अब भी उसी नैरेटिव पे चल रहा हूँ जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफ़िक है। मैं उस वक़्त भी मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि मैं आई वाज़ डिफेंडिंग द नेशन और नेशनल नैरेटिव के ऊपर मैं चल रहा था। और अब हुँ। भी पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव तो यही है। उस वक़्त फ़र्क ये था कि सरकारी नैरेटिव और नेशनल नैरेटिव एक ही था। अब फ़र्क ये है कि सरकारी नैरेटिव और नेशनल नैरेटिव एक नहीं है। ट्रू। अच्छा, आदिल भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब ये तो बड़ी कॉमन है बट आई वांट टू नो योर स्टैंस। 9 और 10 अप्रैल की रात को जो इस मुल्क में हुआ, वो आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में जो इंसानी हकूक की पामाली है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ द ग्रॉस लेवल है, ये वही इंसानी हकूक की उसी लेवल की पामाली है जो मॉडल टाउन में इन लोगों ने की थी, जिन लोगों ने ये काम किया है। और जिन लोगों ने इजाज़त दी थी इंसानी हकूक की पामाली की मॉडल टाउन लाहौर में, उन्हीं लोगों ने ये उसी किस्म की जो है नहीं, इंसानी हकूक की करेक्टिंग पामाली यू की 9 है। और 10 की अप्रैल की रात मतलब कि जिस वक़्त खान साहब को आउस्ट किया गया और एक पूरे सिस्टम को टॉपल किया गया, तो आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, ये तो नून लीग के जो लीडर्स हैं, ऑपोजिशन लीडर जो उस वक़्त थे और अभी हुकूमत में है, ये ऑन रिकॉर्ड आके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि ये जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल मूव कह रहे हैं, आईनी तरीकाकार कह रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक कू किया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया गया। और इसकी तफ़सीलात जो हैं आप ज़िक्र कर रहे थे इमान मिज़ारी का, उनकी वालिदा ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ के अंदर जो तफ़सीलात दी हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको तफ़सीलात जो है वो हम जैसे लोगों ने ही प्रोवाइड की थी। और मैं वो समझता हूँ कि वो बात ठीक कर रही हैं बिल्कुल। ऑलराइट। अच्छा आदिल भाई वन मोर क्वेश्चन। 2019 में हिलरी क्लिंटन का एक बयान था कि पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट। डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट? Every state has got a deep state, not only Pakistan. But yes, I think she knew what she was talking about. आप पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? जब पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, जिस जंग हम बाहर से बैठ के लड़ रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान से बाहर बैठना ज़रूरी है, जो बातें आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, वो हम पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी आ जाएगी, तो मेरा तो दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। मैं तो रोज़ जो है वो चाहता हूँ कि आज ही उड़ के आ जाऊँ। लेकिन मुझे पता है मैं आ जाऊँगा तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे जो है वो पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा। और यहाँ बैठ के कम से कम मैं ये तो कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। और इसी की तकलीफ इतनी शदीद है इन लोगों को कि यहाँ भी ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आवाज़ हक बुलंद करना मेरा काम है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये मेरी जान ले सकते हैं? तो फिर फैज़ ने कहा था ना, और हमने तो दिल से बाँध लिया था मैट्रिक में ही 10वीं जमात में ही, कि जिस दहेज से कोई मक़तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी-जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो हम तो इसी जज़्बे के तहत फ़ौज में गए थे और इसी जज़्बे के तहत फ़ौज के अंदर हमारे जवान अपनी जान हथेली पे लेके फिरते हैं। इसलिए तो नहीं फिरते कि जिस लिए ये जो ऊपर से फ़ायदा उठा रहे हैं लोग और जो कुछ हो रहा है उस तरह हो रहा है।
और मुझसे लोग आपका ये गिला भी नहीं कर सकते कि मैंने आपको कोई नाम लेके नहीं बताया। मैंने नाम लेके बताया कि क्या हो रहा है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात, मेरी खबर की, मेरे एनालिसिस की, मेरे मेरे तज्ज़िये की तरदीद कर दें। वो आप नहीं करते, बल्कि आप करते ये हैं कि आप मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने के ऊपर आप जो है पड़ जाते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म की बातचीत आप शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है, आपने हाज़िर सर्विस अफ़सरों के साथ यही किया है, बेतहाशा अफ़सरों के साथ ये किया है, और फिर जब वो हाई कोर्ट गए हैं तो आपने वहाँ पे भी अपने जज बिठा दिए हैं। तो ये मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल आप हक रखते हैं कि मेरी ज़ाती राय से इख्तिलाफ रखें, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने हैं। अच्छा मेजर साहब, वन फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये कि आपने ही बताया कि एक्स सर्विसमैन की डिमांड जो थी पहले आर्मी चीफ के रेजिग्नेशन के हवाले से, वो विद इन द रैंक्स जो लोग हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। तो जी। आपको नहीं लगता कि इससे इदारा कमज़ोर होगा, फिर इवेंचुअली मुल्क कमज़ोर होगा, इस तरह की सारा तो कैंपेन्स? अब कमज़ोर हो रहा है। जब खुलेआम जो काम करोड़ों अरबों रुपया लगा के हमारा दुश्मन हिंदुस्तान नहीं कर सका, वो काम जो है कुछ चंद एक फैमिली की ख्वाहिशात की वजह से वो काम हो गया। जब ज़ाती इंटरेस्ट जो है वो कौमी इंटरेस्ट के को ऊपर हावी हो गए, तो वो काम तो इस वजह से हो रहा है। और जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है और मेरा इस पे ईमान है कि उसकी वजह से मेरे इदारे की इज़्ज़त बन रही है। क्योंकि मुझे जो मालूमात पहुँचाई जा रही हैं, वो इदारे के अंदर से ही पहुँचाई जा रही हैं। इस किस्म की मालूमात और किसी भी तरीके से नहीं पहुँच सकती। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी जो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, और मेरा ये सिर्फ़ मेरा कहना नहीं है, मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि हाज़िर सर्विस अफ़वाज के अंदर है, ये उनका कहना है कि जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से हमारी कोई इज़्ज़त बन रही है वापस, जो कि जा चुकी थी। जी, हुँ। मेजर आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मेजर रिटायर्ड आदिल साहब। ये इनकी जो बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें जो है वो थी, आज भी उन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ किया, इंकशाफात हुए। इस पे आपकी क्या राय है, ये भी ज़रूर दीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंट.pk से इतना ही, बहुत शुक्रिया।